Okay, so we are recording this class of ours and we are doing First World War. So वैसे तो हम लोग ये वीडियो शेयर नहीं करने वाले थे, लेकिन बिकॉज पब्लिक डिमांड के कारण हम हो सकता है ये वीडियो शेयर करें. तो एवरीबडी वांट्स अस टू शेयर, तो अच्छा वीडियो बनेगा तो शेयर कर देंगे, नहीं तो नहीं करें. ओके. तो लेकिन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द इसका प्रीवियस वीडियो विच वी हैव अपलोडेड ना. उसमें हमने पूरा ग्राफिकली समझाया, मैप के संग समझाया क्या पोजीशन था. तो ये वीडियो देखने के लिए से पहले हाईली रिकमेंडेड है कि आप बोला वीडियो देखना. आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें से देख लीजिएगा. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग का पता है रफली हम लोग को कब स्टार्ट हुआ था. 1914 से लेके 1918 है ना. हाँ. 1914 से लेकर 1918. और इसमें भी मेन रीजन जर्मनी है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी वन ऑफ द मेन रीजन जर्मन्स थे. अभी भी मेन रीजन जर्मन्स ही हैं. और जर्मन के जो हेड थे, उस टाइम के जो जर्मन के हेड थे वो थे मिस्टर काइजर विल्हेम टू. ठीक है. तो ही इज द करप्ट, नहीं आई कांट से दैट. पूरा वर्ल्ड में देखिएगा तो सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, जर्मनी मेरे पे अटैक कर देगा. आई कांट से दैट. तो ही इज द मेन रीजन जिसके कारण क्या नाम है हम लोग का ये वॉर चालू हुआ. काइजर विल्हेम का थोड़ा सा ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द फ्रांस पीपल एंड विद ब्रिटेन ऑल्सो. तो उनके अंदर एक जेलेसी भी था जिसके कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. ठीक है. So now we are going to read this and we are going to see what are the main reasons. So who is going to read for me? Priya, are you going to read? Yes sir. Okay, Priya and Pratyaksh दोनों मिलके रीड कर देना. फर्स्ट पे वन पेज प्रिया, वन पेज प्रत्यक्ष. एंड एवरीबॉडी जो भी YouTube में भी देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है. मैं 20 में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आंसर नहीं दे पाएंगे तो पूरे YouTube में भी मैं चिल्लाऊंगा बहुत जोर. चलो प्रिया रीड. The war that broke out in 1914 was different from the previous wars in many ways. Firstly, the war was fought on the land and in the air, on the sea and under it. In the war were mobilized all methods of destruction such as tanks, submarines, gunfire and bombardments. Okay, secondly, अच्छा आराम से लेट मी एक्सप्लेन करूं कि नहीं करूं? यस सर करिए. तो ये वॉर बाकी वॉर से थोड़ा डिफरेंट था. उसका वन ऑफ द रीजन था, तुमको पता है पहले सोल्जर्स लोग थे ना, जैसे हमारे बाहुबली में कटप्पा. ठीक है. कटप्पा बस तलवार होती थी. ठीक है. वो तलवार से लड़ता था. बॉडी यू नो हमारा बाहुबली जो था वो अपना माने मसल से लड़ता था, मसल पावर. हमारे जो रामायण में और महाभारत में देखिएगा उन लोग के पास गदा होती थी ना, उनके पास बो एंड वो एरो होता था, उससे लड़ते थे. लेकिन ये वॉर डिफरेंट है क्योंकि इस वॉर में हम लोग का जो है सबसे उस जमाने का सबसे मॉडर्नाइज्ड जो वॉरफेयर मटेरियल था वो यूज हुआ था. जैसे कि उन्होंने टैंक्स यूज किए थे. ठीक है. टैंक्स गाड़ी के अंदर तोप लगा के, पहले तोप होती थी. ठीक है. कैनन्स बोलते थे वो लोग. कैनन्स होती थी जो फोर्ट के ऊपर लगी रहती थी, बट दे वर नॉट मोबिलाइज्ड. वो ये लोग क्या कर रहे थे, कैनन्स को जीप के ऊपर रख के या किसी कन्वे उसके ऊपर रख के, ट्रांसपोर्ट के ऊपर रख के लेके जाके फायर कर रहे थे. माने तुम्हारे घर के अंदर घुस के बम मार रहे थे वो लोग. ठीक है. देन सबमरीन्स आ गई. पहले सबमरीन्स का भी इतना, सबमरीन्स थी लेकिन इतना ज्यादा क्या नाम है डेवलप नहीं थी, तो सबमरीन्स भी यूज किया उन्होंने. गन फायर यूज किया, बॉम्बार्डमेंट यूज किया. लेकिन उससे भी बड़ा बात क्या था, द वॉर वाज बीइंग फॉट ऑन लैंड एंड इन एयर. मतलब ऊपर से प्लेन भी आ रहे हैं. तो ये वॉर थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्शन काफी ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था. तो पहली बार हम लोग को डर लगा था वॉर से. वरना तो वी आर द वॉरियर क्लैन, हम लोग तो लड़ते ही रहते हैं. हम लोग अगर तुम हिस्ट्री उठा के देखो तो वॉर होते ही रहते हैं ना. कभी किसी ने किसी से वॉर, मैंने हमारे इंडिया का हिस्ट्री देख लो, खाली वॉर ही वॉर है क्या, है ना. मुगल्स लड़ रहे हैं तो कभी मराठास लड़ रहे हैं, तो उससे पहले लड़ रहे हैं तो मुगल, सब लड़ रहे हैं. तो हम लोग को कभी डर नहीं लगा. लेकिन अब डर लग रहा है. अभी तुम देखो बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी चालू हो गया है ना. तो ये सब डरने वाला चीज. इसमें क्या एक संग कैटास्ट्रोफिकल डिस्ट्रक्शन होगा. तो ये पहली बार ऐसा था जब एक्चुअली वॉर जो है बहुत बड़े एरिया में लड़ा गया और बहुत डेडली वेपन से लड़ा गया. सो इट वाज वेरी डिफरेंट टू अदर वॉर. इसी के लिए इसका नाम वर्ल्ड वॉर भी रख दिया क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी. ठीक है. सेकेंडली प्रिया. Secondly, the war began in Europe, but very soon it spread to continents of Asia and Africa as well. तो अब कॉन्टिनेंट्स में इंटरकॉन्टिनेंटल वॉर हो रहा है. खाली यूरोप में नहीं हो रहा, दो कंट्री के बीच में नहीं है. अब इंटरकॉन्टिनेंट है. एशिया भी इन्वॉल्व है, अफ्रीका भी इन्वॉल्व है. 7 तो कॉन्टिनेंट ही है, उसमें से 3-4 इन्वॉल्व भी हो जाएंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर तो ही जाएगा. Thirdly, the war accounted for the heaviest ever casualty of human lives known until then. Its deadly consequences were felt all over the world. These are the reasons why the war is referred to as the First World War. तो डेडली कॉन्सिक्वेंसेस और उसका कैजुअलिटी माने जो ह्यूमन लाइफ लॉस्ट हुआ था. हम लोग बोलते हैं ना महाभारत 18 दिन फाइट हुआ था और उसमें लाखों लोग मर गए. इससे 10 टाइम्स ज्यादा लोग मरे थे इस वॉर में.
ठीक है, और बिकॉज कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व थे, बहुत मेजर लोग इन्वॉल्व थे, इसी के लिए हमने इसको वर्ल्ड वॉर का नाम दे दिया। बिकॉज इसके अंदर जितना कैटास्ट्रोफिकल डिस्ट्रक्शन हुआ था, ह्यूज मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुआ था, ह्यूज पीपल वे डिसलोकेटेड, तो इसी के लिए हमने इसका नाम थर्ड वर्ल्ड वॉर दे दिया। नाउ यू नो व्हाई इट्स कॉल्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और व्हाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ उस टाइम का सबसे मॉडर्नाइज्ड वॉरफेयर यूज हुआ था, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट्स में हुआ था, और ह्यूमन लाइफ और जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ था इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इसी के लिए फिर हमने इसको वर्ल्ड वॉर बोलना चालू कर दी। नाउ क्वेश्चन इज, आप लोग के सबके दिमाग में आता है वॉर क्यों, ठीक है ना, बहुत जन से पूछा ना मॉरल साइंस वाले का, अरे वॉर करके क्या होगा, वॉर नहीं करना चाहिए, वॉर अच्छी चीज नहीं है ना, वॉर से क्या होता है। लेकिन वॉर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि किसी किसी के ईगो इतने हाई हो जाते हैं, खास करके हमारे पॉलिटिशियंस लोग के ईगो इतने हाई हो जाते हैं, वो लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वॉर करते हैं, ठीक है। तो उस ईगो में सबसे बड़ा जो आग लगाता है वो है नेशनलिज्म, है ना। हम लोग के इंडिया में कहावत है ना, किसी चीज की अत नहीं होनी चाहिए ना, किसी चीज का ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो नेशनलिज्म अच्छी चीज होती है, आप अपने देश को प्यार करते हो, बहुत खुशी की बात है, करना भी चाहिए, लेकिन इतना प्यार करो कि दूसरे वाले से नफरत करने लगो, ये गलत है, ठीक है। आप अपने कंट्री को प्यार करो ना, कोई प्रॉब्लम है। हमारा सनी पाजी डायलॉग मारते ना, हमारा हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं बोला तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, है, रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदा रहेगा, जो भी उन्होंने बोला। तो अपने देश को प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के देश पे आप लड़ाई करने लगो, दूसरे के देश का आप नफरत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इंटेंस नेशनलिज्म जो चालू हो गया, दिस इज वन ऑफ द कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। समझ में आया बात को? चलो रीड करो प्रिया। Yes, sir. Main causes of the First World War. The Great War of 1940 was not due to any single cause, but due to accumulation of explosive material for many years. First, intense nationalism. An important cause of the war was intense nationalism or competitive patriotism. Germany had Kaiser Wilhelm II as her new emperor. He went about देख के कैसा लगता proclaiming है ये that आदमी, देख के कैसा लगता है ये आदमी, गुस्से में है ना, एकदम हिटलर की शांत सर, शांत लग रहा है आज। शांत लग रहा है ये आज बोलता शांत लग रहा है आज तो आप प्रत्यक्ष के हाथ मिला के आ जाओ। देख के ही अग्रेसिव लग रहा है ना ये आदमी, ऐसा लग रहा है कि गुस्से में है भाई, ये क्या कुछ कर Yes, देगा। और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सा समअप किया, क्योंकि वो भी एक अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने इनके बारे में कुछ बोला है, ये मैं रीड कर देता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, काइजर वेंट अबाउट प्रोक्लेमिंग दैट जर्मनी वाज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। माने जर्मन्स ने ये चिल्ला दिया जोर से कि नेक्स्ट वर्ल्ड पावर मैं हूंगा। अनुरूप बोल रहा कि हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, तुम बन जाएगा, हम क्या करने के लिए बैठे हुए हैं, हम हमारे सामने तुम हो जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। तो अनुरूप को गुस्सा आ गया इसका डायलॉग सुन के, तो ये बोल रहा है कि द काइजर वेंट अबाउट प्रोक्लेमिंग दैट जर्मनी वाज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट शी वांटेड अ प्लेस इन द सन। बोल रहा है इस धरती पे उसका ही राज्य होगा, दैट अ फ्यूचर वाज ऑन द सी, दैट इट वाज हर मिशन टू स्प्रेड द कल्चर और कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरा जर्मनी पूरा दुनिया को रूल करेगा, पूरा वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री होगी तो जर्मनी होगा, पूरा वर्ल्ड में किसी का रूल होगा तो जर्मन्स का होगा, और अगर कोई कल्चर कोई अगर पूरे वर्ल्ड में फैलाएगा तो जर्मन कल्चर ही फैलेगा। किस किस को अच्छा लगा इसका बात सुन के? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो तुम सोचो अभी हम लोग को गुस्सा आ जा रहा है ये डायलॉग सुन के, तो उस जमाने के लोगों को तो कितना गुस्सा आ रहा होगा। और हमारा इंडिया का कल्चर, हम लोग रक्षाबंधन छोड़ के तुम्हारा काम करेंगे, है ना, अरे हम लोग का भी तो कल्चर है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो लेकिन वो काइजर विल्हेम जो था वो कुछ कुछ हिटलर जैसा ही था, उसका जो थॉट प्रोसेस था वैसे ही काम करता था, और वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता था। इसके लिए एक तो यहाँ पर नेशनलिज्म का एक रीजन चालू हो गया, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर का एक, दैट इज वन ऑफ द कॉज। ठीक है, चलो रीड। He went about proclaiming that Germany was going to be the leader of the world. He wanted to establish a vast German empire and gain important position in the international sphere. France and Germany were old rivals. After defeating France in the Franco-Prussian War 1870 to 71, Germany had seized the province of Alsace and most part of Lorraine, which were rich in minerals and industrial products. The French dreamed of... हाँ कोई बात है। तो यहाँ मैंने तुमको पहले भी बोला, जर्मनी और फ्रांस का पहले से ही थोड़ा सा नोक झोंक चल रहा था, वो लोग का बहुत वॉर हुआ जिसको हम लोग फ्रैंको पर्शियन वॉर बोलते हैं, वो क्या नाम है, फ्रैंको जर्मन वॉर बोलते हैं, वो काफी वॉर उनका चल रहा था। और फ्रैंको पर्शियन वॉर में जो है, एक वॉर में जर्मनी ने फ्रांस का काफी एरिया कैप्चर कर लिया था, माने उनके कोल माइंस कैप्चर कर लिए थे, उनके मिनरल बेल्ट्स कैप्चर कर लिए थे, तो ऑब्वियसली फ्रांस वाज हर्ट समवेयर। तो एक लड़ाई तो था ही ऑलरेडी, ये तो चल ही रहा था, माने ये इंटरनल चल रहा था, लड़ाई भी हो चुका था, उसका रिजल्ट भी आ गया, फ्रांस हार गया, जर्मनी जीत गया। लेकिन फ्रांस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम हारे हैं,
तो दे वे ऑल्सो वेटिंग कि कभी मौका मिलेगा तो हम रिवेंज लेंगे, और उन्होंने लिया भी। ठीक है, तो ये सब चीज बिल्टअप है, ये आस्ते आस्ते बिल्टअप हो रहा है, चिंगारी भड़क रही है आस्ते आस्ते। ठीक है, चलो आगे। The French dreamed of revenge and of taking back their lost provinces. The Italians desired to get back Trentino and the port of Trieste, which were inhabited by Italians but were still the part of Austria-Hungary. और नीचे तुमको पता है, मैंने तुमको लास्ट उस पर दिखाया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन का काफी संग में एलाई थे वो लोग। ठीक है, वो लोग सारे एकदम कोऑपरेट करते थे आपस में। तो इटली का कुछ एरिया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में था। इटली तुमको पता है वो नीचे में है थोड़ा सा, तुम देखिएगा अगर मैप अगर याद है तुम लोग को। यस सर, तो बूट टाइप का शेप दिखाया ना, तो उसका फुटबॉल का बूट टाइप का शेप है उसका। तो इटली का भी कुछ एरिया ऑस्ट्रिया हंगरी के कैप्चर में था। इटालियंस वे आल्सो नॉट वेरी हैप्पी। आप किसी का एरिया कैप्चर कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो आदमी गुस्सा तो होगा ना। और उसके बाद हम लोग का ये बल्कन स्टेट्स जो मैं तुमको लास्ट, मैं आपको फिर से बोलता हूं, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो पहले आप वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज हम लिंक डाल देंगे इस वीडियो में, और आप उस वीडियो को पहले देखें और फिर यहाँ पर आए तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। तो बल्कन स्टेट्स में हम लोगों ने बात की थी ना, सर्बिया एंड बल्गेरिया ऑफ पोलैंड एंड ऑफ पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, तो वहां पर एक तो झमेला चल ही रहा था। चलो रीड। Then there was the read. Then there was the unsatisfied national spirit of Balkan state, Serbia and Bulgaria, of Poland, and of people of Austria-Hungary. The political leaders were successful in feigning hatred and passion under the cover of nationalism. हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, देश का नाम लेके एक भड़काया जा रहा था लोगों को। मतलब यार तू तो सर्बियन है, तू तो बल्गेरियन है, तू तो ऑस्ट्रियन हंगरियन है, उसने तेरा लैंड को कैप्चर कर लिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, जैसा करते हैं पॉलिटिशियंस। और नेशनलिज्म के नाम पे एक दूसरे से लोगों को लड़ाया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था, एंड एवरीबॉडी वाज वेरी अपसेट विद ईच अदर। ठीक है, और इसका ये सब दिस आर लाइक फ्यूल टू फायर। सब लोग आग लगा रहे, थोड़ा थोड़ा छिड़क रहे, और ये बाद में एक बहुत बड़ा सा फायर बन के फिर वॉर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट केस, तुमको मालूम नेशनलिज्म के बाद अगर हम बात करें तो आर्मामेंट रेस। अब आपके पास अगर देश के लिए आपको लड़ना है तो हथियार भी चाहिए, है ना, वेपन्स भी चाहिए। तो हर कंट्री अपना अपना वेपन्स बढ़ाने लग गया कि तेरे पास अगर डंडा है तो मेरे पास तलवार है, तेरे पास तलवार है तो मेरे पास गन है, तेरे पास गन है तो मेरे पास फिर रिवॉल्वर है, तेरे पास रिवॉल्वर है तो मेरे पास AK-47 है, तेरे पास AK-47 तो मेरे पास AK-57 है, तेरे पास AK-57 है तो मेरे पास ड्रोन है, तेरे पास ड्रोन है तो फिर मेरे पास ये है, और एंड ही नहीं है इसका, है ना। ऐसे करते करते बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, और रेस बढ़ती जाती है। आर्मामेंट की रेस बढ़ना चालू हो गई, लोगों के हथियार आ गए, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। चलो पढ़ो। An armament race. It was this intense nationalism which turned Europe into an assembly of vast armed camps. Each country went on preparing for war and arming itself to the teeth. इसका इस फ्रेज का मतलब मालूम तुम लोग को? आर्मिंग इटसेल्फ टू द टीथ का मतलब, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, तुम लोग के लैंग्वेज में आ सकता है। अपने आप को जितना आर्म कर सकता है उतना आर्म कर लेगा अपने आप। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्मिंग इसका भाई तो पबजी जब मैं अपना क्लास होता है इसका भाई पबजी चलो एनीवेज, वो भी अपने आप को आर्म कर रहा है टू द टीथ। आर्मिंग इटसेल्फ टू द टीथ का मतलब होता है जितना हम तैयारी कर सकते हैं, जितना अपने आप को आर्म्ड कर सकते हैं, उतना आर्म कर लेना। ठीक है, जैसे तुम लोग एग्जाम के पहले जाते हो ना, अपने आप को पूरा तैयार करके कि यहाँ भी चीटिंग छुपा लिया, पेपर यहाँ भी छुपा लिया, पीछे भी रख लिया, जूता के नीचे भी रख लिया, है कि नहीं? यू आर आर्म्ड योरसेल्फ टू द टीथ। नहीं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते, आई बिलीव देम। चलो आगे। Germany had acquired colonies in Africa and a few islands in the Pacific. In order to protect her colonies, Germany began to build a powerful navy. The Germans dug the Kiel Canal deeper so that battleships could find shelter in its water. England requested Germany not to make such naval preparation, but she did not pay any heed, which increased the hostilities between these nations. अब जर्मनीज बहुत चालू थे, जर्मन जो थे वो बहुत चालू थे। वो लोग क्या कर रहे थे, जितने भी कैनल्स थे उसको और ना गहरा कर रहे थे, उसको और डीप करते जा रहे थे कैनल्स को, जानबूझ के कर रहे थे। वो लोग कैनल्स को डीप इसके लिए कर रहे थे कि इनका जो वॉर शिप है, वो अपना जो वॉर का जो शिप होता है, सबमरीन्स वमरीन्स को यहाँ पे छुपा सके। ठीक है, यहाँ तक तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा, तो वो लोग ने क्या किया, उसको डीप कर दिया और यहाँ उसको छुपा दिया। तो वो लोग, अच्छा जैसे हम लोग ने पहले तुमको बताया भी, पहले ब्रिटेन उस टाइम का सबसे पावरफुल नेवी था। आज भी अगर हम लोग टॉप 5 नेवी का बात कर ले, अगर आज के डेट में सबसे टॉप 5 नेवीज का बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पे शायद अमेरिका आता होगा आज, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे ब्रिटेन, नंबर 4 में चाइना, नंबर 5 में इंडिया। ठीक है, तो ये अभी भी ब्रिटेन की नेवी अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो उस जमाने में तो ब्रिटेन नंबर 1 पे था,
और जर्मन्स उनको चैलेंज दे रहे थे, तो ये बात ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वो जर्मन्स को बोल भी रहे थे कि साहब आप ऐसा मत करो, ठीक है, आप ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट मत करो, लेकिन जर्मन्स रुक ही नहीं रहे थे। जर्मन्स तो बोल रहे भाई तुम पावरफुल है तो क्या हमको भी पावरफुल होना है, तो ठीक है भाई फिर करो, फिर क्या होगा, फिर ये सभी होगा। ठीक है, चलो ब्रिटेन एंड फ्रांस। Britain and France were concerned about Germany's growing military strength. There was an arm race, and the peculiar feature of such a race is that if one country increases its armaments, other countries are compelled to do the same. For every battleship built by Germany, 2 such ships were built by England. Such a race for armaments could end only in a war. ये तो वही वाला बात हो गया। हर जर्मनी जब भी एक शिप बनाता था, इंग्लैंड 2 बना लेता था। माने तू एक बनाएगा तो हम 2 बनाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स वॉर जा रहा है। और ऐसा होता ही है, जब एक कंट्री अपने आप को आर्म्स से भरना चालू करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जो सामने वाला राइवल कंट्री होता है उसको भी करना ही पड़ता है। पर अल्टीमेटली दिस इज लाइक इन्विटेशन टू वॉर। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. और अगर उस जमाने में आप आर्म डीलर हैं, आप आर्म्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई है बल्ले बल्ले। ठीक है, बनाओ बंदूक, बेचो बंदूक, बनाओ बंदूक, बेचो बंदूक, आराम से। ठीक है, मैं एक सेकंड उत्कर्ष को कॉल करके आया। व्हाट हैपेंड टू उत्कर्ष? पर आया ही नहीं अभी तक। चलो नो प्रॉब्लम, डोंट गो एनीवेयर, वो तो वीडियो रिकॉर्ड है ना, वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है। तो तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहां पे क्रप्स बोल के एक कंपनी थी जर्मनी की, अभी भी उनकी आती है, आप देख लोगे। आर्मस्ट्रॉन्ग बोल के इंग्लैंड में कंपनी थी, और स्क्रीडर्स इन फ्रांस, ये लोग का सब लोग, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो आर्म्स बनाती थी। ये लोग अपने उस टाइम पे क्या नाम है, बहुत प्रॉफिट कमाया इन लोगों ने, क्योंकि लोग इनका वेपन्स खरीद रहे, डिमांड में है। ठीक है, तो द डिफेंस स्पेंडिंग एंड द इंक्रीज इररेशनली बिटवीन 1908 टू 1940। माने कंट्री क्या कर रहे हैं, अपना सारा पैसा अभी हेल्थ पे नहीं लगा रहे, एजुकेशन पे नहीं लगा रहे, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे, कहां लगा रहे हैं, आर्म्स के लिए पैसा लगा रहे। अगर एक कंट्री अपना सारा पैसा आर्म्स में लगा देगी तो क्या होगा, फिर सबके पास हो गई आर्म्स होंगे। समझ में आ रहा बात को? अंडर डेवलप्ड हो जाएगा वो कंट्री इन अ वे, तो अभी तक हम लोगों ने पीछे चला जाएगा। एग्जैक्टली, तो अभी तक हम लोगों ने 2 रीजन देखे ना, क्या क्या देखे, 2 रीजन। एक क्या था, नेशनलिज्म, और दूसरा हम लोगों ने क्या किया, आर्मामेंट। ठीक है ना, 2 रीजन, 2 मेजर रीजन अपन ने देखे, ये 2 रीजन थे अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। थर्ड रीजन अभी आ रहा है, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड। अब एक और जरूरत है, 2 टीम बनना बहुत जरूरी है। लड़ाई किसमें होगी, टीम्स में तो होगी। तुम देखेगा इंडिविजुअली लड़ाई कभी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर ग्रुप्स आ जाते हैं ना तो लड़ाई होगा। अगर 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं ना तो लड़ाई कभी बेसी नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे को खाली वो लोग बोल बाल के चले जाएंगे, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। लेकिन अगर एक का 3 फ्रेंड आ गया और दूसरे का 4 फ्रेंड आ गया, फिर तो लड़ाई होना ही होना है ना। व्हाट्सएप ग्रुप चालू हो जाता है फिर तो, जैसे वो स्वयं का भाई अभी लड़ रहा है वहां पे पबजी में, मार 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 मार। चलो नंबर 3, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैप्स। अब ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे। अच्छा, एंटेंटे का भी मतलब अलायंस ही होता है, ठीक है, लेकिन इट इज एंटेंटे इज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, So which language, sir? जर्मन। चलो, इन 1879 In 1879, Germany and Austria-Hungary had signed a treaty to help each other in case of enemy attack. 3 years later, Italy joined in pact, which came to be known as Triple Alliance. As opposed to the Triple Alliance emerged the Triple Entente, comprising Britain, France, and Russia in okay, Entente is 1907. in France, in French, okay, not in German, in French. Entente is in French, okay, there is a mistake. Entente का मतलब होता है फ्रेंच में, it also means the alliance. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, To control German expansionism. The French expression entente means understanding or alliance. Thus, Europe was divided into 2 major camps. On one side were England, France, and Russia, and on the other, Germany, Austria-Hungary, Italy, and Turkey. It's Italy, हाँ, Italy, not Italy, Italy and Turkey। ठीक है, तो अब 2 ग्रुप बन गया है, दोनों माने 2 टीम खड़ी हो गई है, और दोनों टीम काफी पावरफुल है। एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस। अच्छा, ब्रिटेन फ्रांस का बड़ा अजीब है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है संग में आ जाते हैं। हर वक्त यही देखा गया है, इनके खुद के भी पर्सनल बैटल बहुत हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब भी मेजर कोई प्रॉब्लम होता है ये लोग संग में आ जाते हैं। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक तरफ में, बाप रे बाप, अच्छा अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और इधर में प्लेयर कौन है, अपना जर्मनी, बाप रे वो अकेले ही काफी है। ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, उसके संग टर्की भी है, टर्की लोग भी है, फाइटर्स है वो लोग, और इटली भी है। इटली थोड़ा सा बाद में जाके अपना कैंप्स चेंज करता है, ठीक है, इटली इज नॉट वेरी लाइक वन, वो इटली का कैंप चेंज करने का बीमारी है, इसी के लिए उनको बहुत नुकसान भी हुआ। ठीक है,
तो सस्पिशियस फेयर राइवलरी, अब ये दो कैंप बन गए, अब कैंप बन गए, अब क्या हो रहा है, नेशनलिज्म, आर्म्स और कैंप्स, तो सारा इंग्रेडिएंट्स है वॉर का। समझ में आ रहा बात को? हाँ यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब ये सब होगा तो फोर्थ काम क्या होगा, इंपेरियलिज्म। जब लोगों का ताकत होती है तो लोग क्या करते हैं, हड़पना चालू अपना करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं। अपना एरिया मैं बढ़ाते हैं। यहाँ क्या से पढ़ूं? बात बोला अनुरूप, बिल्कुल सही बोला एकदम से। जंगल में भी यही होता है, जब शेर लोग होते हैं ना, लायंस लोग, अगर तुम देखेगा स्टोरी, तो अगर लायन एक होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ब्रदर्स होंगे, 3-4 लायन एक संग, अगर वो लोग पूरा ब्रदर्स करेगा तो वो लोग काफी एरिया का डोमिनेट करता है। तो ये तो जंगल का रूल हर जगह चलता है, जहां ताकत होगी वहां कंट्रोल लेने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इम्पेरियलिज्म मतलब होता है अपना एरिया एक्सपैंड करना, जो अभी चाइना करता है, ठीक है। और चाइना बहुत चालू है, बहुत आस्ते आस्ते करता है, लेकिन करता है, उसका आदत है इम्पेरियलिज्म करने का, ठीक है। चलो मैं पढ़ूं सर? पढ़ो, Imperialism. प्रत्याश पढ़ो। हाँ, Imperialism, that is the race for colonies. There was a good match struggle. There was a good match struggle among the European nations for new territories in Africa and Asia. In the 19th century, Great Britain established many colonies in Africa, followed by France, Spain, Portugal, Belgium, Britain, and France had occupied the most regions of Africa. The colonies were important for the European colonial powers यू नो व्हाट इज कॉलोनीज? in order to. हाँ सर, वो कंट्रीज जो उन्होंने कॉन्कर कर ली बेसिकली। कॉन्कर नहीं करते वो लोग, पूरा कॉन्कर नहीं होता। कॉलोनीज क्या होता है, सपोज कर लो, डोमिनेट करते हैं। कॉलोनीज क्या होता है, सपोज कर लो ये इंडिया है सपोज, तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक एरिया को, एक एरिया में अपना पूरा एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खाना पीना सब कुछ भर लेते हैं, और उसको पूरा से एकदम फोर्टिफाई कर देते हैं, पूरा फोर्ट बना लेते हैं। तो ये छोटे छोटे जो एम्पायर्स है ना, ये लोग, इन लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये कंट्री के अंदर ही हो रहा है। तो ये लोग ये छोटा सा एरिया को पूरा कॉलोनाइज कर दिया। जैसे हमारा जब ब्रिटेन लोग इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने बॉम्बे को, चेन्नई को, ठीक है, और फिर बाद में बंगाल को कॉलोनाइज कर लिया था। उन्होंने उस एरिया में अपना कैंप्स बना लिया था। समझ में आ रहा बात को? तो उस जमाने में क्या चल रहा था, पूरी कंट्री को ये लोग कैप्चर नहीं कर रहे थे, तो एक कंट्री के अंदर के छोटे छोटे एरिया को पूरा कॉलोनी में बदल दे रहे थे। और ये सारा यूरोपियंस लोग कर रहे थे, भले वो जर्मन हो, फ्रांस हो, इंग्लिश हो, पोर्टुगीज हो, ऑस्ट्रिया हो, ये लोग सब लोग का काम यही था कॉलोनाइज करना। और इन लोग में लड़ाई पागल लोग की तरह लड़ाई था कि ये कंट्री, ये आइलैंड मेरा हो गया, ये कॉलोनी मेरा हो गया, ये कॉलोनी मेरा हो गया, इस तरह का झगड़ा चल रहा था उन लोग के अंदर। और सब एक दूसरे से वो लोग लिटरली सामने सामने आके झगड़ा कर रहे थे। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ रीड करो प्रत्यक्ष, तुम रीड करो, क्या प्रिया तुम रीड करो, तुम फ्लो में अभी, प्रत्यक्ष यू रीड लेटर। हाँ, वो अभी फ्लो में अच्छा पढ़ रही है। हाँ प्रिया रीड, यहाँ द कॉलोनीज से पढ़ो। The colonies were important for the European colonial power in order to increase their supremacy and wealth. Colonies provided raw materials for the industries and markets for their finished products. अब वो लोग कॉलोनीज बना लेते थे, फिर उस एरिया का जो रॉ मटेरियल है, अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, कोई रॉ मटेरियल है, तो वो सब ले लेते थे, हड़प लेते थे, बेसिकली फ्री में ले लेते थे। जब कब्जा कर लिया तो पैसा क्या देना, ठीक है। और इससे उनकी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल रहा था, तो वो लोग पैसा कमा रहे थे, उस पैसे से और आर्म्स बना रहे थे और कॉलोनीज को अटैक कर रहे थे। समझ रहा है? माने जब रॉ मटेरियल फ्री है तो कमाई तो होगा ही, कमाई होगा तो लूटो भैया, पूरा एक तरफा लूट चल रही थी वहां पे। यस सर। आगे। When Germany entered the race for establishing colonies, Britain and France made a secret agreement in 1904. I told you ना, these According to- people are very wicked. Whenever there is any माने कोई मेजर प्रॉब्लम होता है ना, then Britain and France इधर कोहैबिट हो जाता है, ठीक है। ये लोग एक संग एकदम कोलैबोरेट कर लेता है आपस में। तो जब जर्मनी ने देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस अपना कॉलोनी बना रहा है, तो हम क्यों नहीं बनाए। तो जब जर्मनी बनाना चालू किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ना फ्रेंड बन गया। तो उन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया कि अगर हम लोग के बीच में जर्मन आएंगे तो हम लोग जर्मन का साथ नहीं देंगे, अपन एक दूसरे का साथ देंगे। वेरी स्मार्ट पीपल। हाँ, व्हेनेवर देयर इज अ नीड दे बिकम फ्रेंड्स। उन लोग का ये सब नहीं चल रहा कि मेरी मुझे या तेरी मुझे, ना ना भाई, झगड़ा जब जरूरत है एक। समझ में आ गया? चलो, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, According to this agreement, Britain was to have political control over Egypt, and France was to take over Morocco. अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो रीड करता हूँ प्रिया, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। ये लोग ने आपस में डिसाइड कर लिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने, कि ब्रिटेन बोला मैं इजिप्ट को कैप्चर कर लूंगा, ठीक है, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। और फ्रांस बोल रहा है मैं मोरक्को ले लूंगा। माने इनका पिताजी का राज चल रहा है भाई, तू ये ले ले, मैं ये ले रहा, कंट्री बांट रहा है लोग, ठीक है। हम लोग तो यहाँ 10-10 रुपया बांटते हैं, ये लोग कंट्री बांट रहा है आपस में। तू इजिप्ट ले ले, तू मोरक्को ले रहे, ठीक है। लेकिन जर्मन बोला, बट द फ्रेंच क्लेम ओवर मोरक्को वाज अपोज्ड बाय जर्मनी। जर्मनी बोला नहीं भाई, आप मोरक्को कैसा ले लोगे,
ठीक है, द जर्मन एम्परर प्रोक्लेम दैट ही वुड अपहोल्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ मोरक्को एंड अ सुल्तान। तो जर्मन ने बोला हम मोरक्को को आपके अंडर में जाने नहीं देंगे और मोरक्को का जो सुल्तान है हम उसको सपोर्ट करते हैं, अगर सुल्तान हमसे हेल्प मांगेगा तो हम फ्रांस के अगेंस्ट में अटैक करेंगे। और तुमको मालूम है पहले भी जर्मन ने फ्रांस को हराया हुआ तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है। समझ में आ रहा बात को? सर पर क्यों हेल्प करेगा सुल्तान का? कौन? ये जर्मन? हाँ सर। अरे उसका रॉ मटेरियल लेगा ना यार, उसका रिसोर्सेज यूज करेगा ना, उसकी जमीन को यूज करेगा, उसका पावर मिलेगा ना, पैसा कैप्चर करेंगे। और फिर ईगो का बात भी है कि हमारे पास भी एक तो कॉलोनी है। तुम लोग वो गेम खेलता है मोनोपोली? मोनोपोली खेला तुम लोग? हाँ खेला। तो वहां पर क्या होता है, तुम लोग यही तो करता है, और करता क्या है? मोनोपोली गेम का नियम क्या है? यही तो है, इम्पेरियलिज्म। कितना ज्यादा से ज्यादा आप सिटीज को कैप्चर करो, जितना सिटीज आपकी होगी उसको रेंट मिलेगा, है कि नहीं? हाँ Yes. वही चल रहा है छोटा फॉर्म में। तो यहाँ पर जर्मन ने क्या बोला, हम मोरक्को को सपोर्ट करेंगे। अब जब वो बोला हम मोरक्को को सपोर्ट करेंगे तो फ्रांस को झमेला हो गई, फ्रांस को खराब लगेगा ही, क्योंकि फ्रांस तो सोच रहा है मोरक्को उसका है। समझ में आ रहा बात? हाँ He said all the nations should have equal opportunities to trade with the country. Germany tried to force her opinion on France by sending a gunboat Panther. तो जब फ्रांस बोला हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, तो जर्मनी ने एक तो नया गन बोट आविष्कार किया था, उसका नाम था पैंथर। माने नाउ दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन, माने लिटरली थ्रेटन कर रहा है, तो गन बोट भेज दिया वो। ठीक है, द वॉर बिटवीन दिस नेशन सीम्ड इनएमिटेंट बट इट वाज अवर्टेड पार्टली ओइंग टू अमेरिकन मीडिएशन। अब उसी वक्त वॉर हो जाता, फ्रांस और जर्मनी के बीच में उसी वक्त वॉर हो जाता, लेकिन अमेरिका ने इन लोगों को बचा लिया। तो दिस वॉर हैज बीन अवर्टेड विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन। लेकिन अमेरिकन अभी तक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसमें। समझ में आ रहा बात? So what is the meaning of imminent? इमिटेंट का मतलब हो गया कि जो अभी होने ही मतलब वाला है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, which is impossible to be stopped. Very good, well said, Swayam. Which is inevitable, which is bound to happen. Understood? Yes, sir. अब बल्कन वॉर्स का मैंने तुम लोगों को कहानी बताया था अभी थोड़ा देर पहले, लेकिन मैं फिर से तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ, जिन्होंने हम लोग का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा बल्कन वॉर्स के बारे में। हम और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझना है तो आपको ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला जो सेटिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं बार बार बोल रहा, प्लीज इसके पहले वाला वीडियो दीजिए, देखिएगा। मैं लिंक दे रहा हूँ, इमीडिएटली लिंक आ जाएगा फर्स्ट वीडियो का, तो आप जरूर देखना उसको। ठीक है, चलो बल्कन वॉर्स रीड प्रिया। Balkan Wars. In 1912, four Balkan countries, Serbia, Bulgaria, Montenegro, and Greece, started a war against the Turks. Turkey lost most of her possessions in Europe. In the Second Balkan War in 1913, Serbia and Greece, supported by Russia, defeated Bulgaria, an ally of Austria. So Austria decided to put an end to the Serbian power. Kesar confirmed Germany's willingness to support any action taken against Serbia. जैसे मैंने तुमको बोला, बल्कन वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था सर्बिया, सबसे मेजर डोमिनेट कौन कर रहा था? सर्बिया। ठीक है, अब सर्बिया, क्योंकि आप देखे होंगे उस मैप में, वो ऑस्ट्रिया हंगरी अगर यहाँ है तो सर्बिया यहाँ है ना, तो ऑस्ट्रिया हंगरिया इतना बड़ी कंट्री होकर सर्बिया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि सर्बिया का डोमिनेंस काफी बड़ा हो रहा था, आस्ते आस्ते सर्बिया वाज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। तो ऑस्ट्रिया वांटेड टू एंड सर्बियन कंट्रोल, और इस बात के लिए जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा था उसको, ऑस्ट्रिया को, कि तुमको सर्बिया को मारना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। सो देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन बिटवीन ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया। यस प्रत्यक्ष, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, चलो आगे। No effective international organization for the preservation of peace. अच्छा, 1 सेकंड, आई हैव बाय मिस्टेक आई जस्ट 1 सेकंड। हाँ, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या था उस जमाने में, कि कोई भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उस जमाने में था ही नहीं, है ना? तुमको पता है ना, जो हम लोग का लीग ऑफ नेशन जो आया था वो भी कब आया था? इसके बाद आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था ना। और कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं जो एक बड़े वॉर को रोक सके। जब बड़े बड़े प्लेयर लड़ेंगे तो उनको संभालने के लिए तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, तो यहाँ पर था ही नहीं कोई। ठीक है, चलो आगे। No effective international organization for the preservation of peace. There was no effective machinery to enforce the law among nations. 2 attempts were made to arrive at an agreement on the question of limitation of armaments. The first Hague Conference met in 1899 at the invitation of Tsar Nicholas II of Russia. To this conference, some 26 nations sent their delegates.
An important proposal before the conference was that the nation should decide not to increase their armies or their war budget for 5 years. हाँ, तो इन लोग के Nothing पास कोई, एक सेकंड, इन लोग के पास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, लेकिन जो बड़े समझदार लोग थे वो लोग आपस में एक तो सेटिंग अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, और 26 कंट्रीज ने अपना डेलीगेशन भेज के एक मीटिंग सेट कराया। उसमें ये लोग बोला कि कोई भी अपना वॉर का एक्सपेंस को नहीं बढ़ाएगा और कोई भी आर्म्स को क्या नाम है क्लस्टर नहीं करेगा। सो दिस वाज अ ट्रायल, दिस एक्चुअली पीपल ट्राइड कि वॉर को हम लोग अवॉइड कर सके, बिकॉज अगर आर्म्स नहीं होंगे तो शायद लड़ाई नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन तुमको लगता है कोई सुनेगा सब बात? No, sir. चलो आगे। Nothing of this sort could be decided there because of Germany's opposition to the said proposal. A second conference met at Hague in 1907. This also failed to secure the desired results. तो ये हो गया 6th पॉइंट। तो वॉर का जो ये लोग आपस में कोशिश कर रहा था कोई एग्रीमेंट में पहुंचे और किसी तरह से लाइक दे कैन सिट टुगेदर एंड मेक अ रूल और मेक समथिंग आउट दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन वॉर, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन आर्म्स। तो ये सारा बात जर्मनी मानने को तैयार नहीं था, बिकॉज जर्मनी वांटेड टू डोमिनेट। जर्मनी को पता था अगर हम ही रोक देंगे तो फिर हम कैसे डोमिनेट करेंगे। ठीक है, और फाइनली द साराजीवो क्राइसिस। ठीक है, द साराजीवो क्राइसिस इमीडिएट कॉज इसको बोला गया है। आप याद रखना, इमीडिएट कॉज का मतलब होता है द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन, मतलब जो मेन चक्कर है जिसके कारण वॉर चालू हुआ था। तो आप लोग के एग्जाम में ये हमेशा आएगा, इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है, इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है, इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का भी इमीडिएट कॉज आप लोग को पता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज क्या था? वो एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज था, दैट वाज द फर्स्ट इमीडिएट कॉज ना, याद है? हाँ सर। है ना, वो लोग का जो ग्रीस था वो काव और पिग का फैट से, तो वो इमीडिएट कॉज था। तो अभी हम लोग को देखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या है, साराजीवो क्राइसिस। ओके, चलो रीड। Sarajevo crisis, the immediate cause. The people of Bosnia, which was annexed by Austria in 1908, were Serbians by ancestry. They wanted a union with other Slavic states, and they fought against the Austro-Hungarian government. On 28 June 1914, the Archduke Francis Ferdinand, the Crown Prince of Austria, and his wife were assassinated in Sarajevo, at Sarajevo. The capital city of Bosnia. The assassin. It is very difficult to pronounce. The assassin Gavrilo Princip, okay, was 19-year-old Bosnian, the first student revolutionary to change the course of history of Europe. ठीक है, तो ये एक बॉस्नियन था जिसको ट्रेन किया गया था, एंड ही एक्चुअली अटैक्ड ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस है और जो क्राउन प्रिंस था, माने जो बाद में राजा बनने वाला था, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसको असैसिनेट करने में ये लड़का सबसे आगे था। माने इसका एक तो अलग कहानी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसने फाइनली उनको मार दिया, जिसके कारण देयर वाज अ इमीडिएट क्योस बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, चलो यहां से रीड करो। Though Princip was an Austrian subject, the assassination had been planned in Serbia by a secret society of patriotic terrorists called Black Hand. They wanted to achieve the union of all South slaves under Serbia. Serbia was blamed for Archduke's assassination. Austria presumed that Princip and fellow conspirators had received their guns and bombs in the Serbian capital with the help of Serbian officials. Austria sent a stiff ultimatum to Serbia for apprehending the criminals and handing them over to the Austrian government. माने जब ऑस्ट्रिया को समझ में आया कि ये सर्बिया का किया हुआ है, तो उसने सर्बिया को वार्निंग दी कि आप ये सारे कॉन्स्पिरेटर्स को हैंड ओवर करिए। ठीक है, इसके साथ ऑस्ट्रिया हंगरी ने बहुत सारे बैन लगाए सर्बिया के ऊपर में। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कोई भी एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन आप नहीं कर सकते, माने न्यूज़पेपर में बैन आया, एंटी ऑस्ट्रियन स्कूल्स नहीं खोल सकते, स्कूल्स में बैन आया, एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग्स नहीं कर सकते, माने एनीथिंग इन सर्बिया जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में आप नहीं कर सकते। ठीक है, उनको यहां पर थ्रेटन दिया गया कि दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू सप्रेस ऑल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कोई भी ऐसा काम जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में होगा आप नहीं करेंगे। लेकिन सर्बियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। ऑब्वियसली ना, हम भी तो एक सॉवरेन कंट्री है, सर्बियन गवर्नमेंट का भी तो कोई इज्जत है, उन लोग का भी तो कोई रेपुटेशन है, आप उनको जो बोलेंगे वो थोड़ी ना करेंगे। तो सर्बियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, जिसके कारण ये वॉर एक्चुअली स्टार्ट हुआ।
ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने थ्रेटन किया सर्बिया को अटैक करेगा, सर्बिया को सपोर्टेड बाय रशिया, रशिया के अगेंस्ट में जर्मन्स आ गए। अपन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को यहीं तक आज हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये क्लास कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग का वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। अब मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेशनलिज्म जो होती है ना, मैंने हर चीज को याद रखना, बिकॉज आप लोग सब स्टूडेंट हो, और इस चीज को हमेशा याद रखना फ्यूचर में कि नेशनलिज्म तभी तक अच्छी है, नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन आप अपने देश को प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी देश के ऊपर हमला कर दोगे। ये चीज गलत है। समझ में आया? बोलते हैं ना, पावरफुल आदमी लोग को रिस्ट्रेन रखना चाहिए। समझ में आया? तो आप लोग को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म एक्चुअली होता क्या है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. वेर इज अनुरूप? He left the meeting, sir. Probably an internet issue. ओके, ठीक है, तो अंडरस्टूड। तो यहां तक हम लोगों ने इसको कर लिया है, और इसको वीडियो को हम लोग अपलोड भी कर देंगे। लेकिन प्रिया, यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट वीडियो, यू आई मेक श्योर कि फर्स्ट वीडियो आप देख लो, और इसका लिंक आपको Yes, सेकंड sir. वीडियो में पहुंच जाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब बच्चों लोगों को हेल्प हो। ओके, हम लोग ये वीडियो अपलोड करने Yes. वाले नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हम लोग बोला सर प्लीज कर दीजिएगा, तो हम लोग कर दे रहे हैं। ओके, चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड एंजॉय योर स्टडीज। बाय बाय। Bye, Thank you, sir. sir. Thank Bye, you, sir. sir.